नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखेंगे उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार का विज्ञान के साथ विरासत पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का किया शिलान्यास। कहा, पिछले 11 साल में देश की बायो इकोनॉमी $10 बिलियन से बढ़कर $166 बिलियन के पार। आत्मनिर्भर भारत अभियान से सेना की ताकत में हो रहा है इजाफा। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। दुश्मन की किसी भी दुस्साहस को माकूल तरीके से दिया जाएगा जवाब। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का लोगो और वेबसाइट किया लॉन्च। विदेश मंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता के दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की विकसित भारत जी कानून की सराहना। कहा, यह कानून विभिन्न सार्वजनिक कार्यों का है संगम। जल सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर है खास फोकस। खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय खेल महासंघों में 2 नई समिति बनाने का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति और खेलों में मेक इन इंडिया समिति होगी गठित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत की मैन पावर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नशा युवा आबादी के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि युवा ब्रिगेड ड्रग्स के प्रभाव से मुक्त हो। India is privileged to have a primarily young population. That is the greatest strength of today. The Viksit Bharat is not a dream, but it is going to be a reality. It is because we are having the youth brigade behind us. Substance abuse is not just a personal issue. It is a social challenge, a public health concern, and a threat to our demographic dividend. That is the youth population. So Viksit Bharat cannot be built unless our young brigade is free from the influence of drugs. गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की फैसिलिटी का शिलान्यास किया। इस लैब में खतरनाक वायरसों पर रिसर्च की जाएगी। BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी के शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फोकस इंसान और पशु सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शोध आधारित सुरक्षा प्रदान करना है और ये लैब सभी जरूरतों को पूरा करेगी। यह सुविधा वैज्ञानिकों को अत्यंत संक्रमणात्मक और घातक वायरस पर एकदम सुरक्षित वातावरण में संशोधन करने की एक प्रकार से प्लेटफॉर्म यहां पर उपलब्ध होगा और यहां पर दुनिया भर की अच्छे से अच्छी BSL-4 लैब का स्टडी कर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सिर्फ मानवीयों के लिए नहीं, पशुओं से होकर मानवी तक पहुंचने वाले रोगों का भी अध्ययन करने की यह विश्व स्तरीय व्यवस्था यहां पर होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare.
In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। India approaches its chairship with a humanity-first and a people-centric approach, inspired by the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Our chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. नई दिल्ली में एस्पायरिंग इनोवेटर्स कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शिरकत की। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग जगत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एल मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को भी दोहराया कि ये सही समय है दुनिया को अपनी संस्कृति के बारे में बताने का। एल मुरुगन ने कहा कि आज हॉलीवुड मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। डिजिटल मीडिया ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। लोग कहीं भी बैठकर मोबाइल के जरिए क्रिएटिव कंटेंट बना रहे हैं। ये क्रिएटिव दिमाग वाले लोगों के लिए बड़ा अवसर है। Indian creative economy is poised to play a significant larger role in the country's GDP in the coming years. Our Honorable Prime Minister mentioned that, quote, this is the right time to create in India and create for the world. This is the time for dawn of orange economy in India, content, creativity and culture, the three pillars of orange economy. So our Honorable Prime Minister's vision that Viksit Bharat, we are marching towards the Viksit Bharat 2047. We are in the Amrit Kal, everyone together we will work, we will join and we will achieve the Viksit Bharat Progressive Nation at 2047. इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि नए भारत की पहचान अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी से बन रही है। इनोवेशन के जरिए समस्याओं के समाधान हो रहे हैं, जो नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। Age of creators. Who would have thought 10 years, 15 years back that this entire ambit of advertising, from these brand building of big advertising firms, creating a brand, getting in global stars to promote their products, etc., would be an absolute dead thing. There's nothing called advertising on those fronts now. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए इसके लाभ और हालिया बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पुरानी योजना में जो कोताही और कमियां थीं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को लागू किया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मीडिया में पुरानी योजना में भ्रष्टाचार और अन्य खामियों की रिपोर्ट आई है और अब ये योजना डिजिटल रूप से लागू की जा रही है, जिससे ये योजना अब पहले की तरह गड्ढे खोदने और भरने की खानापूर्ति से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ गांव में रहने वाले किसानों को, श्रमिकों दोनों को होगा। बार बार मीडिया में बातें आती थी, एक मजाक बन गया था कि साहब ये गड्ढे खोदने वाली स्कीम है, तो गड्ढे खोदे हुए खाली रह जाते थे, फिर भर दिए जाते, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से खुदाई का काम शुरू हो जाता। उसको ना करके हमने इसको आउटकम ओरिएंटेड के बनाना क्या। उसका नतीजा यह हुआ था कि हमारी एलोकेशंस में भी कमी आ गई थी। सन 2013 के चलते चलते एलोकेशन गिर करके 3300 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरा पहलू फाइनेंसिंग का, जैसे कहते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन, वो भी लाने का इसमें प्रयास किया गया और इसीलिए फिक्स्ड एलोकेशन इंस्टेड ऑफ ओपन एंडेड, यानी सरकार को, प्रदेश सरकार को पैसा दे दिया जाएगा, फिर
एक समन्वय के साथ तय किया जाएगा कितना पैसा कहाँ लगाना है, क्या प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना में अब प्रदेश सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होगी, जबकि केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत अब 100 दिनों की बजाय 125 दिन काम मिलेगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होगी। राज्य सरकार अपनी योजना तैयार करेगी और केंद्र को भेजेगी, जिसके बाद केंद्र वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। एक तो खैर इसके टाइटल का, दूसरा 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज टू 125 डेज। तीसरा फंडिंग मॉडल, जैसे था कि 100% पहले सेंट्रल फंडिंग हुआ करती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, पैसा खत्म हुआ और मांग लिया। अब ये रहेगा उसी तरह से जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स में अधिकतर रहता है, 60-40 रेशो। 60% केंद्र की ओर से, 40% प्रदेश सरकार की ओर से, एक्सेप्ट फॉर जो पहले भी जिन प्रदेशों को इसकी एक छूट दी गई थी, जैसे पूर्व उत्तर के प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर के प्रदेश हैं, कुछ एक हिमालयन राज्य हैं, जहाँ पर के 100% यूटीज में भी केंद्र की ओर से। बजट एलोकेशन पहले इट वाज डिमांड ड्रिवन कि पैसा मांगते जाओ और जाता जा रहा था ना, अब उसके बजाय इट विल बी नॉर्मेटिव एलोकेशन स्टेट वाइज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। और अगर आपने स्टेट हमें एस्टिमेट देगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के चालान काटने वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने बयान की आलोचना करते हुए इसे आम नागरिकों की फाइनेंशियल प्राइवेसी पर हमला बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन के खिलाफ नहीं है, लेकिन फाइन वसूली के लिए लोगों के बैंक अकाउंट को आरटीए सिस्टम से जोड़ना गलत है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के बैंक अकाउंट से सीधे फाइन काटने की बात कही थी। It doesn't approve any default of fines or traffic rules to be violated. But the Honorable CM of Telangana has made a statement that those who violate traffic, automatically their accounts will be synchronized with the RTA department and their fine will be deducted. If this is so, Congress party has opposed on the ground that Sanchar Sathi, that is the app which was introduced by Government of India, that this will invade into your privacy. The same thing is now you are doing it. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी परेड का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कोर के 120 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उत्तराखंड के सैनिक स्कूल खोड़ाखाल ने एक खास बैंड परफॉर्मेंस दी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए देश भर से कैडेट्स दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत से भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सेना में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी गलत हरकत की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एलओसी के पास अब भी कम से कम 8 आतंकवादी कैंप्स एक्टिव हैं और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी गलत हरकत हुई तो भारत पूरी ताकत से जवाब देगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेडिक्टिव इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। साथ ही आर्मी चीफ ने दोहराया कि सेना किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. आर्मी चीफ ने कहा कि ड्रोन्स के लिए 13 भैरव बटालियन बनाई गई हैं, जबकि आर्टिलरी के लिए दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिमान रेजिमेंट तैयार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय भारत का अमृत काल है और भारत विकसित भारत 2047 विजन के साथ आगे बढ़ रहा है।
आर्मी चीफ ने कहा कि 2047 तक विकसित बनने के लिए वक्त कम है, इसलिए हम अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। We have introduced India's first sovereign agentic AI in box, a major step towards national vision of self-reliant, battlefield-ready AI. Under the MOD initiative of Aditi, Raksha Mantri ji launched Indian Army's next generation unified AI platform, Ekam AI, as a secure mission-grade AI as a service ecosystem. It will help us in effective integration of the battlefield surveillance system, ACCC Shakti, as well as CIDSS. आर्मी चीफ ने चीन को भी दो शब्दों में मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच शख्सगाम घाटी को लेकर हुए समझौते को भारत अवैध मानता है। साथ ही ये भी कहा कि शख्सगाम घाटी में किसी भी एक्टिविटी का भारत विरोध करता है। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued this statement. Therefore, the joint statement which has been issued in China, what I understand about the CPEC 2.0, we do not accept it, and we consider that it is an illegal action which is being carried out by the two nations. जनरल भूपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को लगातार बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। मनोज सिन्हा ने पूरे आतंकी सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। आतंकवाद से जुड़े 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से दोहरा प्रहार है। एक तरफ जहां आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस इकोसिस्टम को भी खत्म किया जा रहा है जो आतंकवादियों को संरक्षण देता है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के चलते 5 सरकारी बाबुओं को निलंबित किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों के चलते 5 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं। आतंकियों के मददगारों पर यह बड़ा एक्शन है। घाटी में अब आतंकियों और उनके स्लीपर सेल्स दोनों का अंत निश्चित है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं। ये 5 कर्मचारी हैं जिन्हें आतंकवादियों
का मदद करते हुए पाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के चलते 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की हैं। सरकारी तंत्र के भीतर मौजूद आतंकी तंत्र और उसके बुनियादी ढांचे की जड़ों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी संबंधों के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जल्दी हम आपको इन कर्मचारियों के नाम भी बताएंगे। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के चलते इन 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकारी मशीनरी में घुसे ओवरग्राउंड वर्कर और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के अपने अभियान को तेज करते हुए इन 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। जांच में पता चला कि ये लोग आतंकवादी संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर थी। बात अब दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट के तहत 48 घंटे तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर 854 अपराधी पकड़े हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार 854 अपराधियों में से 280 गैंगस्टर्स शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के 9000 पुलिसकर्मियों ने 4299 ठिकानों पर छापेमारी की और 6000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 300 अत्याधुनिक हथियार, 130 जिंदा कारतूस, 25 लाख रुपए कैश और बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए हैं। ये कार्रवाई गैंगस्टर्स और उनके नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी जीत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को पिछले 10 सालों में जल्द पूरा किया गया। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकों ने विकास की लंबी लकीर खींची है। वर्षों से लंबित परियोजनाएं अब हकीकत हैं। इनमें से झारखंड की पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी एक है। फॉरेस्ट क्लियरेंस और विभिन्न कारणों से रुकी थमी निर्माण गतिविधियों को प्रगति के जरिए रफ्तार मिली और अब संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में जो एक खास बात रही वो ये कि अटकाने, भटकाने और लटकाने की परिपाटी देश में खत्म हो गई है। दर्जनों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा की वजह से रॉकेट की रफ्तार से पूर्ण हुए हैं। झारखंड के रामगढ़ स्थित पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसका जीवंत उदाहरण है, जहां प्रगति प्लेटफॉर्म की वजह से निर्माण कार्यों को गति मिली है। परियोजना के एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ बाधाएं जैसे कि लैंड रिलेटेड क्लियरेंसेस और ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड कुछ ऑब्स्टेकल्स आई, लेकिन प्रगति की समीक्षा बैठकों में और कंटिन्यूस रिव्यू मीटिंग्स और जिसमें हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट और टाइमली रेजोल्यूशन के माध्यम से इन सभी बाधाओं का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इस प्रोजेक्ट की राह में कई जटिल चुनौतियां थी। सबसे बड़ी समस्या जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की थी, जहां दशकों से अवैध कब्जा था। इसके अलावा फॉरेस्ट क्लियरेंस समेत अन्य बाधाएं भी काम की रफ्तार को रोके हुए थी।
प्रगति से इसका हल निकला और आज ये झारखंड समेत देश को उजाले की राह पर ले जाने में योगदान देने लगा है। प्रगति की निगरानी का असर जमीन पर साफ दिखा। मई 2022 की समीक्षा के समय जो प्रोजेक्ट 47% पर था, वो अगले 3 साल में तेजी से बढ़कर 86% फिजिकल प्रोग्रेस तक पहुंच गया। ऊर्जा, सुरक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से इस प्लांट को काफी अहम माना जाता है। 21,936 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पहले यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। ये यूनिट पर्यावरण अनुकूल होने के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। एनटीपीसी पीवीएनएल के आने से सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है रोजगार में हुआ है। ग्रामीणों को सीधा जमींदा पे काम करने का अवसर मिला है। बहुत ही सारा एनटीपीसी आने से बेरोजगार को रोजगार कुछ मिला है और हर एक साल कुछ न कुछ हम लोग को सुविधा मिलता है इस जगह। प्रोजेक्ट को गति मिलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ीं। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी और अब प्रगति के जरिए लगातार समीक्षा से ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरा है। इस साल के आखिर तक पूरी तरह तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट न केवल झारखंड को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत को पावर बैकअप देने में भी सक्षम होगा। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में 12 से 17 जनवरी तक एक बहुविशिष्ट चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। ये शिविर हमारे देश की वैश्विक स्वास्थ्य दर्शन एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य और को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, जिसमें उपचार, देखभाल के साथ साथ रोकथाम और स्वास्थ्य प्रोत्साहन सेवाओं को भी जोड़ा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जो स्वस्थ भारत के विजन को साकार कर रही है। मैं रिमोट एंड आइलैंड टेरिटरीज में रहने वाले अपने नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी वेल बीइंग की जिम्मेदारी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ट्राई सर्विसेज टीम एडवांस्ड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ और स्पेशलिस्ट केयर सीधे लोगों के डोर स्टेप तक लेकर पहुंची है। उद्घाटन समारोह के बाद नौसेना प्रमुख ने मरीजों से मुलाकात की और मोतियाबिंद सर्जरी के लाभार्थियों को चश्मे और दवाइयां वितरित की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शिविर की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। साइंस में कितने भी एडवांसेस हो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है मेडिकल साइंस में, अनलेस की जो कि मेडिकल सहायता है वो लास्ट माइल और लास्ट पोस्ट तक जा सके। तो एक तरह से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिनिकॉय हमारे एक तरह से सेंटिनल्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं ये तो वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सेंटिनल्स है अरेबियन सी में। और यहाँ पर आकर हमने अगर मल्टी स्पेशलिटी टीम को लाकर और यहाँ के लोगों को अगर सहायता प्रदान की तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन को भी सपोर्ट करता है। और यही हमारी कोशिश रही है कि किस तरह से हम आर्म फोर्सेस, किस तरह से हम हमारे जो देशवासी हैं उनको सहायता प्रदान कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब देश पूछता